देयर आर 30 कॉस्ट। अगर 30 कॉस्ट की आपने चेकलिस्ट बना ली, इसको आप बोल सकते हैं चार्जेस भी बोल सकते हैं, टैरिफ भी बोल सकते हैं, टैक्सेस भी बोल सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं जैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर 30 चार्जेस की, 30 चार्जेस, 30 टैक्सेस, ये सब इंक्लूडेड है, अगर आपने इसकी लिस्ट बना ली और अपने पावर प्लांट में या आपकी लोड सेंटर में उसको लिस्ट आउट कर लिया चेकलिस्ट के तौर पे, एंड देन उसकी चार्जेस कितने कितने लिख लिए, देन यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। यू विल बी एबल टू एडवाइज योर कंपनी इन अ बेटर वे। सो लेट अस कम वन बाय वन कि कौन कौन से चार्जेस हैं। सो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है विच इज कॉल्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, which will be passenger come cargo airport, and total in 2040 it will have 8 runways. It will be one of the largest airport in the world. Approximately अगर उसकी पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर 8 रनवेज हैं तो 2030 तक इसकी रिक्वायरमेंट होगी 95 मेगावाट्स की, एंड 2040 तक उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी अराउंड 250 मेगावाट्स. So Xavier International Airport, taking example from Cochin International Airport. So there is an international airport in Cochin, Kerala, which is 100% renewable. उसने around 12 plus megawatt का solar power plant लगा रखा है हम अपने एयरपोर्ट में, और वो जितनी एनर्जी जनरेट करता है उससे पूरा का पूरा एयरपोर्ट चल जाता है. It was the first पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट यू कैन से. सो जो हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसने बोला चलो इससे एग्जांपल ले लेते हैं, हम भी रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट बन देते हैं. देन वी हैव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जिसकी 6% जो पावर है वो सोलर एनर्जी से आती है और 94% पावर हाइड्रो एनर्जी से आती है. इट इज ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट. सो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट लास्ट ईयर एग्जीक्यूट करा, विच प्रोवाइडेड हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर कंपनी विल प्रोवाइड 94% ऑफ द पावर फॉर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब मुंबई एयरपोर्ट कैसे पीछे रह सकता था? तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बोला हम हाइड्रो पावर भी लेंगे, सोलर पावर भी लेंगे एंड विंड पावर भी लेंगे. सो आप देखो स्टार्ट कहां से हुआ. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोलर से अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट बनाया. दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने आप को सोलर प्लस हाइड्रो से रिन्यूएबल एयरपोर्ट बनाया. थर्ड, जो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, उसने सोलर, हाइड्रो एंड विंड से अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट बनाया. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच वर अवेलेबल और व्हिच आर अवेलेबल फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर. तो उन्होंने जब अपना टेंटेटिव अगर वो कैलकुलेट करेंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है, सो 95 मेगावाट उनकी रिक्वायरमेंट है 2030 तक, एंड 2040 तक अराउंड 250 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज देयर विल बी 8 रनवेज. अब टू मेक एनर्जी सिक्योरिटी रहे एयरपोर्ट के, ऑपरेशंस कभी बंद ना हो, तो दे कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. 100 megawatts of the power they decide कि हम उत्तराखंड से we will have a power purchase agreement from a hydro power company renewable. Again 100 megawatts they say कि भाई ग्रिड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम जो उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न एरिया में डिस्कॉम है, उससे हम 100 megawatts का टाई अप करेंगे. Because of the capacities and the additional land available in the airport, we will have a 50 megawatt solar captive power plant. सो 250 मेगावाट्स 2040 तक कंप्लीट हो जाएंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के. अब नाउ इफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वांट्स टू कैलकुलेट कि व्हाट कॉस्ट वी हैव टू पे, व्हाट टैक्सेस वी हैव टू पे, सो दीज आर द 30 चेकलिस्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू. इफ इट कैलकुलेट्स इट विल अराइव एट नियर परफेक्ट कैलकुलेशन एज टू व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फर्स्ट component of the charge is energy charges. So first checklist में you have to write energy charges. Energy charges 3 जगह से मिलते हैं आपको. Depends. First is अगर डिटर्मिनेशन करा है तो सेक्शन 62 में डिटर्मिनेशन होगा जो रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन करती है. सो फॉर एग्जांपल अगर उत्तराखंड का
हाइड्रो पावर प्लांट किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, सो एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इंटरस्टेट, so Central Electricity Regulatory Commission will determine the tariff. That tariff will go into the power purchase agreement. Second is, let us assume open competitive bidding say the Xavier International Airport purchases power. In that case, tariff will be adopted, section 62. Third होगा, let us assume there is a private company जिससे हाइड्रो पावर से प्राइवेट कंपनी से पावर लेनी है, तो then it will be tariff by agreement, section 49. अब इसको हम बोलते हैं एनर्जी चार्जेस. एनर्जी चार्जेस यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द पावर परचेज एग्रीमेंट कि उसमें क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करा है, डिटरमाइंड का, अडॉप्टेड का या एग्रीमेंट का. तो नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस. सेकेंड कंपोनेंट इज दैट फ्यूल सरचार्ज. सो फ्यूल सरचार्ज को ऑल्सो वी कॉल पीपीएसी, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस. दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस पावर इज बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ सोर्स, जनरली थर्मल सोर्स, जहां पे देयर इज इनपुट विच इज रिक्वायर्ड लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बायोमास. अब इन दोस केसेस अप्रोक्सीमेटली एवरी 3 months द प्राइसेस आर सीन कि कोल के प्राइसेस कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, या बायोमास के प्राइसेस कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं. उस हिसाब से द रेगुलेटरी कमीशन विल डिटरमाइन पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस विच विल बी रिवाइज्ड. सो इन केस, एक ऑप्शन जो था 100 मेगावाट का, वो जेवर इंटरनेशनल ने, एयरपोर्ट ने बोला कि हम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यूपी से लेंगे, डिस्कॉम से. इन दैट केस इट हैज टू ऑल्सो सी एंड टेक केयर फ्यूल सरचार्ज. सो सेकेंड कंपोनेंट इज फ्यूल सरचार्ज. इसी को हम बोलते हैं 2-part टैरिफ. सो जब फर्स्ट एनर्जी चार्ज के बाद बोलते हैं इट इज सिंप्लिसिटर. इसको बिफोर 1992 इट वाज अ सिंगल पार्ट टैरिफ. भैया आपने जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है वो ले ली और उसको डिवाइड कर लिया, प्लेन टैरिफ बना लिया और कंज्यूमर्स को दे दिया, सिंगल पार्ट टैरिफ. इन द सेकेंड स्टेज आफ्टर 1992 इट बिकेम 2-part टैरिफ. 2-part टैरिफ का मतलब यह है कि भाई एक फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, एक वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट मतलब कोल की वेरिएबल कॉस्ट है या बायोमास की वेरिएबल कॉस्ट है. सो 2-part टैरिफ का मतलब यह है जहां पे फ्यूल सरचार्ज एंड that also become parts of the tariff. Second. Third है भाई, somebody has to keep the accounting of the power which is being injected. So जो हाइड्रो पावर प्लांट है उत्तराखंड में, वो इंजेक्ट कर रहा होगा पावर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विड्रॉ कर रही होगी पावर. हाउ मच पावर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज विड्रॉन, हाउ मच पावर द हाइड्रो पावर प्लांट हैज इंजेक्टेड इन द ग्रिड, how much power Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited or the DISCOM has transported the electricity. उन सबकी अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी. अकाउंटिंग रखने का काम लोड डिस्पैच सेंटर का है. तो when state load dispatch center, regional load dispatch center and national load dispatch center together keep the accounts, some fees has to be paid to them. and वो एक नहीं 6 अकाउंट्स बनाते हैं. एक होता है CCA, कंजेशन चार्जेस अकाउंट. सेकेंड इज डिविएशन अकाउंट. थर्ड इज रीजनल एनर्जी अकाउंट्स. फोर्थ इज रीजनल ट्रांसमिशन डिविएशन अकाउंट्स. फिफ्थ इज रिएक्टिव एनर्जी चार्जेस अकाउंट्स. एंड फिर उसके बाद दे ऑल्सो हैव टू डू कंप्यूटेशन ऑफ ISTS लॉसेस. तो ये जो 6 फंक्शंस हैं उसके लिए जो लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, सम फीस हैज टू बी पेड. दैट फीस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस. सो फॉर दीज 6 पर्पसेस शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस हैव टू बी पेड. इट इज लाइक द वर्क ऑफ चित्रगुप्त. चित्रगुप्त इज द अकाउंटेंट ऑफ यमराज, जो अपने कर्मों का, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का हिसाब किताब रखता है. सो जो चित्रगुप्त का काम है वो लोड डिस्पैच सेंटर करते हैं. एंड as for their work some fees has to be paid. So third charge or third checklist is this. All right, तो आपकी शेड्यूलिंग भी हो गई, आपके एनर्जी चार्जेस भी हो गए, आपके वेरिएबल चार्जेस हो गए. बट somebody has to transmit the electricity. So whoever is transporting the electricity, so उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्लांट ने जनरेट करा इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इट हैज टू रीच ग्रेटर नोएडा एरिया, जेवर. Somebody has to transport electricity.
whoever transports the electricity or whoever transmits the electricity, you have to pay transmission charges. So Xavier International Airport will pay transmission charges. जब फर्स्ट चार्ज की बात हुई थी तब हमने एनर्जी चार्जेस में बोला था कि 3 मेथड्स है डिटर्मिनेशन के, टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन, टैरिफ बाय अडॉप्शन, टैरिफ बाय एग्रीमेंट। बट जब ट्रांसमिशन चार्जेस की बात करते हैं तो सिर्फ 2 मेथड होते हैं। एक होता है रेगुलेटरी टैरिफ मैकेनिज्म, इट इज कॉल्ड टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन। सो जो ट्रांसमिशन कंपनी है, जो उत्तराखंड से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक ट्रांसमिशन लाइन जिसकी चल रही है, वो अपनी सारा बही खाता लेके रेगुलेटरी कमीशन के पास जाएगा और बोलेगा हमारे जो ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस इतने हैं, एनुअल रेवेन्यू अगले साल हमें एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट इतने की पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए, एंड देन अकॉर्डिंगली टैरिफ विल बी डिटरमाइंड। उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी टैरिफ मैकेनिज्म, सेक्शन 62। दूसरा मेथड्स है ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जिसको बोलते हैं TBCB, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जो सेक्शन 63 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। वहां पे टैरिफ बाय एग्रीमेंट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। यहां पे इन केस ऑफ ट्रांसमिशन टैरिफ, टैरिफ बाय एग्रीमेंट इज नॉट अ ऑप्शन, ओनली देयर आर 2 मेथड्स, आइदर अडॉप्शन और डिटर्मिनेशन, दैट्स इट। सो आपको देखना है कि कौन से मेथड से जो ट्रांसमिशन टैरिफ है आ रहा है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट एंड ऐड those transmission tariff. So fourth component is transmission charges. But when electricity is being transported, there will be aggregate technical and commercial losses. अब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, आपने 100 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट करी, बट एंड में जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते वो 90 मेगावाट्स की रह गई। Who will account for that 10% loss of electricity? That is called transmission losses. So you have to also calculate transmission losses, and somebody has to pay transmission losses. So you have to write it in the power purchase agreement, or you have to go through the regulations कि भाई transmission losses कौन bear करेगा। So जो हमारा CERC connectivity regulation 2009 बोलता है, वो बोलता है buyer will bear the transmission losses. So in this case also Jewar International Airport has to bear the transmission losses also. So you have to add that. All right. अब पूरे इंडिया में जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं उनके कलेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। उसका काम है जितने भी ट्रांसमिशन पूरे इंडिया में, क्योंकि B2B बिजनेस है, ये बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, तो वो जितने भी ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो कलेक्ट करता है और जो ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उनको देता है। सो जितने भी लोड सेंटर्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, या जो भी पावर परचेज कर रहा है, जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पावर परचेज करी, सो जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो कलेक्ट करेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और अगर पावर ग्रिड ने ट्रांसपोर्ट करी है या पावर ट्रांसमिशन यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करी है तो उसको दे देगा वो चार्जेस। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए it has to have some revenues. जिस तरह से लोड डिस्पैच या शेड्यूलिंग सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस, सो जैसे हमारे लोड डिस्पैच के चार्जेस हैं, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्रांसमिशन चार्जेस इज देयर। Those charges have to be paid to CTU, Central Transmission Utility. That is the 6th charge. This is mentioned in CERC Connectivity Regulation 2009. All right, okay. So after this, अब ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिसिटी, भाई एनर्जी चार्जेस हमारे क्लियर हो गए, हमारे ट्रांसमिशन चार्जेस भी क्लियर हो गए, शेड्यूलिंग चार्जेस जो है वो भी क्लियर हो गए। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी यहां तक आएगी ग्रेटर नोएडा एरिया तक, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, तो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम बोलेगा भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो आई एम प्रोवाइडिंग। इफ आई एम प्रोवाइडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड वॉट एवर माई ट्रांसमिशन लाइन्स आर बीइंग यूज्ड, यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस ऑल्सो टू मी। सो जो भी डिस्कॉम का नेटवर्क है, इफ द डिस्कॉम नेटवर्क इज यूज्ड for transporting last mile connectivity or transporting the electrons to the airport, in that case we have to pay wheeling charges.
The difference between transmission charges and wheeling charges is that they are same thing. But जो ट्रांसमिशन चार्जेस है 33 kVA से ऊपर की जो लाइन्स है उनमें ट्रांसमिशन चार्जेस होते हैं, 33 kVA के नीचे की जो लाइन है उनमें व्हीलिंग चार्जेस होते हैं। 33 kVA से नीचे की लाइंस डिस्कॉम्स के पास होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास होती है, और 33 kVA से ऊपर की लाइन ट्रांसमिशन कंपनीज के पास होती है। दिस इज द डिवीजन। कुछ स्टेट में 66 kVA रखा हुआ था, इट डिपेंड्स, बट धीरे धीरे वी आर मूविंग इनटू दिस सेम डायरेक्शन। ऑलराइट, अब डिस्कॉम ने व्हीलिंग चार्जेस ले लिए, बट ड्यूरिंग व्हीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी सर्टेन लॉसेस आल्सो. So you have to calculate. Eighth thing you have to calculate is wheeling losses. अब wheeling charges and wheeling losses are determined only and only by State Electricity Regulatory Commission. So आपको State Electricity Regulatory Commission के regulations देखने पड़ेंगे. जब आप पहले ट्रांसमिशन चार्जेस डिटरमाइन कर रहे थे, तब अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन है तो आप CERC बनाएगी रेगुलेशंस. CERC डिटरमाइन करेगी ट्रांसमिशन चार्जेस. बट यहां पे व्हीलिंग चार्जेस में तो सिर्फ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन करेगी. सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हीलिंग चार्जेस, एंट्री 8. ऑलराइट, नेक्स्ट इज 9th इज GST. सो वॉट एवर एनर्जी यू हैव जनरेटेड और ट्रांसपोर्टेड ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, द क्वेश्चन इज वेदर GST इज पेएबल और नॉट. आंसर इज यस, द GST इज पेएबल. GST is not payable. We should say GST is applicable for transmission and distribution of electricity. Entry 25 provides for that. However, to remove the confusion, in the year 2017, a notification was issued by Central Government or GST Council, which is called Notification number 12/2017, which provides that GST for transmission and distribution of electricity will be nil. No GST applicable. So आपको nil की रिटर्न भरनी है कि भाई हमारे केस में no GST is applicable as of now as per the notification, but in future the government can decide कि GST लगानी है. गवर्नमेंट या जो GST काउंसिल can decide, then GST will become applicable. All right. अब GST तो nil है. But what about electricity duty? Answer is yes. Electricity duty has to be paid. There is a difference. Electricity duty, as per the Constitution of India, is a state subject. So entry 53 of the state list of the Constitution provides that taxes on consumption and sale of electricity will be determined by the state legislature. यह state की पावर है. तो सारे स्टेट्स ने अपना अपना अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एक्ट बना रखा है. आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1939, असम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2017, बिहार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2018, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2013, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वैलिडेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्ट 2002, गोवा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2012. आप देखो कुछ एक्ट जो मैं बोल रहा हूं 12 वो 2003 के बाद है. बहुत सारे एक्ट. ये रीजन ये है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट दे वांट, दे कैन इंपोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो हिमाचल प्रदेश का है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1975 अमेंडेड इन 2009, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1963, कर्नाटका का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है 1959, केरला का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1963, मेघालय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1974 अमेंडेड इन 1980, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, MP इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1949, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2005, ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016, त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2019, तमिलनाडु टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 2003, यूपी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1952, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1984. सो सेल एंड कंजम्पशन के केस में, अब इन दिस केस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के केस में इट इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो उत्तर पावर प्रोड्यूस हो रहा है उत्तराखंड में हाइड्रो पावर से, और इट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब ये डाउट हो सकता है
कि उत्तर प्रदेश विल इम्पोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और उत्तराखंड विल इम्पोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी? दिस आंसर was clarified by the High Court of Tripura. High Court of Tripura में एक इंटरेस्टिंग केस था, which the case ONGC Tripura Power Company Limited produces electricity in Tripura, but it exports electricity to Assam, Silchar. So consumption कहाँ हो रहा है? सिलचर में. प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? त्रिपुरा में. So जो त्रिपुरा ने अपना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट बनाया था, त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2019, वो ये प्रोवाइड करता था कि जहां पे जनरेशन हो रहा है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी. द त्रिपुरा ओएनजीसी त्रिपुरा पावर लिमिटेड फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर द त्रिपुरा हाई कोर्ट चैलेंजिंग दिस एक्ट ऑफ द त्रिपुरा स्टेट. सो जो त्रिपुरा, अब क्वेश्चन ये था हाई कोर्ट के बिफोर द हाई कोर्ट कि ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पावर टू अदर स्टेट्स, is there power with the generating company, is there power in the state where the generating company is located? उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज करने की पावर्स थे कि नहीं थे? त्रिपुरा हाई कोर्ट क्लियरली सेड गवर्नमेंट कांट लेवी ड्यूटी ऑन द पावर प्रोड्यूसर्स इंटर स्टेट सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसका मतलब यह है कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और जनरेट हो रही इलेक्ट्रिसिटी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए. जहां पे कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो इंपॉर्टेंट है. अब इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन उत्तर प्रदेश जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ओनली एंड ओनली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कैन इंपोज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, नॉट द स्टेट वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड. सो नेक्स्ट जो आपको कंपोनेंट देखना है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर, तो जिस स्टेट में कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हैज टू बी एडेड इन योर कॉस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज वाटर टैक्स. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंट्री 17, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट एंड ओनली स्टेट हैज पावर्स टू टैक्स वाटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है. सो जितने स्टेट्स हिमालय के हैं उन्होंने अपने अपने वाटर टैक्स एक्ट बनाए. सो हिमाचल प्रदेश वाटर सेस एक्ट 2023, जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010, सिक्किम फॉरेस्ट्री लेवी एंड नेचुरल वाटर टैक्स रूल्स 2015, द उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2012. So almost all these Himalayan states are there, but बाकी states में जहां पे हाइड्रो पावर प्लांट है वो भी अपने वाटर टैक्स बना सकते हैं. So जो भी वाटर टैक्स, if a hydro power plant is there in Uttarakhand and it is producing power from that, there will be water tax. एक वाटर स्टेट वाटर कमीशन है, वो टैक्स अप्लाई करती है. That tax has to be paid. सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज वाटर टैक्स. तो आपको चेकलिस्ट में देखना पड़ेगा कि वाटर टैक्स है कि नहीं है उस स्टेट में. जिस स्टेट में नहीं है वहां नील लिख देंगे, और जहां पे जिस स्टेट में है वहां पे फिर कंपोनेंट ऐड कर देंगे. 12th इज स्टेट कार्बन टैक्स. सो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन दिस केस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज टेकिंग वाटर पावर और हाइड्रो पावर, बट अगर थर्मल पावर ले रही होती तो क्या होता? Then there is a carbon tax which state governments can impose. So few state governments have imposed that carbon tax, most of them have not imposed. So for example, Gujarat Green Energy Cess 2011, जो green energy fund बनाती है. Second is Goa Cess on products and substances causing pollution, Green Cess Act 2013. Uttarakhand Green Energy Cess Act 2014. Jharkhand Green Energy Cess Act 2021. So if fossil fuel is being used for generation of electricity, then green cess is also applicable, which states can impose. So you have to check, अगर आपने पावर कहीं से ली जहां पे थर्मल से पावर जनरेट हो रही है या पॉल्यूटिंग पावर जनरेट हो रही है, in that case green cess is also one of the checklist you have to calculate. All right. So सिर्फ स्टेट कार्बन टैक्स नहीं है, there are central carbon tax also. Central carbon tax में GST compensation cess on coal.
सो जो कॉम्पनसेशन सेस ऑन कोल है, एज ऑफ नाउ इट इज ₹400 पर टन। 1 टन कोल प्रोड्यूस करते हैं जब पावर प्लांट के लिए, तो ₹400 सेस देना पड़ता है। दैट हैज टू बी ऑल्सो एडेड। ऑलराइट, यहां पे अभी एक नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा है कार्बन मार्केट्स डेवलप करने के लिए इंडिया के लिए, एंड दैट अमेंडमेंट हैज बीन डन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. So Energy Conservation Act 2001 has been recently amended. It provides to create a carbon markets in India. Carbon markets में there will be targets set for all the institution, including the international airport. So international airports को targets दे जाएंगे कि आपको carbon emissions इतना reduce करना है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो 13th आपका हो गया कार्बन सेंट्रल कार्बन टैक्स। तो ये पूरा स्कीम आपका क्लियर हो गया कि भाई पावर परचेज कितने में करना है, नंबर 1। सो सबसे पहले आपने लेट अस रिवाइज, नंबर 1 हो गया आपका एनर्जी चार्जेस। सेकेंड आपने कैलकुलेट कर लिया फ्यूल सरचार्ज, एक चेकलिस्ट बना लिया जिसको बोलते हैं पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। थर्ड शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस आपने ऐड कर लिया। फोर्थ ट्रांसमिशन चार्जेस। फिफ्थ ट्रांसमिशन लॉसेस। सिक्स्थ कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग ट्रांसमिशन चार्जेस। सेवेंथ व्हीलिंग चार्जेस। एट्थ व्हीलिंग लॉसेस। नाइन्थ जीएसटी। 10th इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। 11th water taxes, 12th state carbon tax, 13th central carbon tax. Okay, wonderful. क्या इसके बाद और भी चार्जेस हैं? Yes. In case there is some damage to the transmission line or the power plant is not able to, जिससे आपने power purchase agreement करा है, it is not able to operate. Maybe for temporary time और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चल रहा है जनरेटिंग स्टेशन में, सो आपको टेम्पररी बेसिस में कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, या आपका पावर प्लांट बनने वाला है भाई 6 महीने में मेरा या तो 1 साल में मेरा सोलर पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, लेकिन 1 साल के लिए मुझे टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो व्हाट यू डू इज यू गो टू अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर and say कि I want electricity for 3 months. In that case, you have to pay trading margin. So you have to see कितना trading margin है। So Central Electricity Regulatory Commission बोलती है ₹0 0 से लेकर के 0.7 पैसा पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्जिन अप्लाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेगोशिएशन। ऑलराइट, 13 चार्ज हो गया। लेकिन आपको चाहिए 4 घंटे के लिए पावर, 10 घंटे के लिए पावर, इमरजेंसी। इन दैट केस यू विल गो टू पावर एक्सचेंजेस, बट इफ यू गो टू पावर एक्सचेंजेस देन 14th चार्ज विल बी एप्लीकेबल, व्हिच इज कॉल्ड एक्सचेंज चार्जेस। सो एक्सचेंज फॉर रनिंग द एंटायर मार्केट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पावर, इट विल चार्ज एक्सचेंज चार्ज। ऑलराइट, अब अगर आपने 50 मेगावाट का, सो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगा लिया है, लेकिन सोलर एंड द सन इज शाइनिंग इन द डे टाइम ओनली, एंड इट इज अ ओवरसाइज्ड प्लांट। उतनी पावर की जरूरत नहीं है डे टाइम में, रात में आपको पावर की जरूरत है। सो व्हाट यू डू इज यू आस्क और रिक्वेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी। भाई हम 50 मेगावाट के हिसाब से हम जनरेट कर रहे हैं, अभी आधी पावर आप रात में दे देना, आधी पावर हम दिन में यूज कर लेंगे, प्लीज बैंक एंड कीप माई पावर सेफ। सो इफ यू आर डूइंग बैंकिंग ऑफ सोलर पावर, इन दैट केस यू हैव टू पे बैंकिंग चार्जेस ऑल्सो। सो 15th चार्ज इज बैंकिंग चार्जेस। ऑलराइट, डिस्कॉम्स जब ओपन एक्सेस अलाउ करा जा रहा था, सो डिस्कॉम्स के पास एक चैलेंज था। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बोल रही थी कि भाई अगर डिस्कॉम को छोड़ करके कोई बाहर से पावर लेता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट इज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो एवरी डिस्कॉम्स फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट, सो दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल और पर्संस, सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 ने ये करा।
Section 62 subsection 3 of Electricity Act also says that shall not show undue preference to any consumer. So किसी भी कंज्यूमर को कोई undue preference डिस्कॉम नहीं कर सकता. All right. But there is a exception. एक्सेप्शन ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, अगर इंटेलिजेबल डिफरेंशिया है, अगर इंटेलिजेंटली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अलग अलग क्लास में, इफ समबडी इज पुअर, समबडी इज रिच, यू कैन डिफरेंशिएट. इफ समबडी इज अ डोमेस्टिक कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर, एग्रीकल्चर कंज्यूमर, इस तरह से अगर आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो, इन दैट केस यू कैन वेरी द टैरिफ रेट्स, चेंज कर सकते हो टैरिफ रेट्स. तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेइंग कैपेसिटी, उनका चार्जेस और टैरिफ्स लो थे. अब चार्जेस और टैरिफ्स अगर अपनी कॉस्ट ऑफ पावर परचेज से भी लो रखने हैं तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लेने पड़ेंगे, आने पड़ेंगे. तो उन्होंने क्या करा, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और कमर्शियल कंज्यूमर्स के टैरिफ हायर रखे. सो हायर टैरिफ फॉर इंडस्ट्रियल consumers and commercial consumer and lower tariff for agriculture and domestic consumers. The industrial and commercial consumers were subsidizing the domestic and agriculture consumer. इसको बोलते हैं cross subsidy. So power department was providing a cross subsidy to all of us as a facility. Now the distribution company, after introduction of open access, are saying कि माई कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, सो एयरपोर्ट इज अ कमर्शियल कंज्यूमर, इसकी रिक्वायरमेंट 250 मेगावाट की है. अगर मेरे सारे कमर्शियल कंज्यूमर्स ओपन एक्सेस से पावर लेने लगे और डिस्कॉम से पावर नहीं ले, तो जो हाउ विल आई प्रोवाइड क्रॉस सब्सिडी टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर? इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी. एक तरफ तो आपने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर दिया है, यूएसओ. सेकेंड थिंग, आपने बोल दिया है कि कोई अनड्यू प्रेफरेंस नहीं देनी है, इक्वालिटी. ठीक है, अब हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? इसका आंसर प्रोवाइड करा गया सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज इफ अ कंज्यूमर इज परचेजिंग पावर फ्रॉम आउटसाइड द डिस्कॉम, in that case he has to pay a cross subsidy surcharge to compensate the loss of the discom. That cross subsidy surcharge will be determined by State Electricity Regulatory Commission. So next component, 17th component which you have to add is क्या, उस स्टेट में क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज कितना है. आप अगर बाहर से पावर ले रहे हो, अगर आप डिस्कॉम से पावर ले रहे हो तो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल. ऑलराइट, अब क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगाने के बाद भी डिस्कॉम्स हैड अनदर चैलेंज. उनका एक टिपिकल चैलेंज ये था कि एंटिसिपेटिंग दैट कि भाई इतना पावर डिमांड होगा या इतनी पावर रिक्वायरमेंट होगी, वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट कर लेते हैं. सो 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया, एंटिसिपेटिंग दैट यार यहाँ पे अब 250 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है एंड लेट मी डू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट विथ नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सतलुज जल विद्युत निगम or whoever is able to provide electricity to me. If the consumer goes outside the DISCOM and purchases power through open access, तभी जो long term power purchase agreement करे हैं, keeping in view the requirement, they will become stranded capacity. उनका utilization नहीं होगा. अगर वो stranded capacity हो गया और उनका utilization नहीं हो गया, पर fixed charges तो DISCOM को देने ही है. So this stranded capacity was the next challenge which the distribution companies were facing. उसके लिए एक और सेक्शन इंक्लूड करा गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में which is called additional surcharge, section 42 subsection 4. So additional surcharge ये प्रोवाइड करता है क्लॉज कि जो रेगुलेटरी कमीशन एक एडिशनल सरचार्ज डिटरमाइन कर देगी कीपिंग इन व्यू व्हाट इज द स्ट्रैंडेड कैपेसिटी. अगर पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिए हैं कीपिंग इन व्यू द लोड, that load is not coming to the DISCOM, going outside somewhere by commercial or industrial consumer, then additional surcharge they have to pay. So next, to meet the fixed cost of the DISCOM, additional surcharge has to be paid. लेकिन जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर की एक कंप्लेंट आई
बोला कि भाई बहुत सारे स्टेट्स में एडिशनल सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज तो बहुत हाई है, जितनी पावर की कॉस्ट नहीं है उससे डबल तो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है, एडिशनल सरचार्ज है। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में अमेंडमेंट करा गया, और इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में अमेंडमेंट करने के बाद रूल 13 में यह प्रोवाइड करा गया, नॉट मोर देन 20% एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई कैन बी एडिशनल सरचार्ज एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, जो पावर की कॉस्ट, एवरेज पावर कॉस्ट है, उससे 20% से ज्यादा हो नहीं सकती, मैक्सिमम लिमिट है। कुछ भी करके 20% तक हो सकती है। ऑलराइट, अभी जेवर एयरपोर्ट का 50 मेगावाट का तो सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं लोग। अब 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, इट इज इनफर्म पावर। अब अगर इनफर्म पावर है और डीजी सेट्स भी लगे हुए हैं, उस पावर को भाई द एयरपोर्ट नीड्स क्वालिटी पावर, फर्म पावर चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी पावर चाहिए। और अगर डीजी सेट्स लगा रहे हैं तो डीजी सेट्स में इलेक्ट्रिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं भाई। पेट्रोल डीजल से अगर जनरेटर चल रहा है तो उसमें पेट्रोल होगा, डीजल होगा, और अब ये इसमें ना क्वालिटी के इश्यूज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 चीजें, जब अगर आप डीजी सर्टिफिकेट करते हो या पैरेलल ऑपरेशन करते हो पावर प्लांट का, मतलब आपका कैप्टिव पावर प्लांट और जो डिस्कॉम्स की लाइन है, आप चाहते हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल रहे, ठीक है। इस केस में 4-5 फैसिलिटीज ग्रिड से चाहिए होती है आपको, ट्रांसमिशन कंपनी से और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोनिक्स एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट, एक फैसिलिटी चाहिए होती है। सेकेंड फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड होती है इंप्रूवमेंट इन पावर फैक्टर। थर्ड फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड की मीटिंग फ्लक्चुएशंस। फोर्थ फैसिलिटी इज प्रोवाइडिंग रिलेटिव पावर सपोर्ट। ये फैसिलिटीज आपको ग्रिड से चाहिए होती है। ग्रिड का कहना यह है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, इफ यू वांट दीज फैसिलिटीज फ्रॉम अस देन पे अस समथिंग। दिस पेमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय State Electricity Regulatory Commission, which is called parallel operating charges, or you can call it grid support charges. So अगर आपने कैप्टिव पावर प्लांट लगाया है, डीजी सेट लगाया है, और आपको ये फैसिलिटीज चाहिए पावर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फ्रॉम द ग्रिड, यू वांट टू कनेक्ट इट टू द ग्रिड एंड पैरेलली ऑपरेट योर पावर प्लांट। इन दैट केस यू विल रिक्वायर ग्रिड सपोर्ट, और ग्रिड सपोर्ट अगर चाहिए तो ग्रिड सपोर्ट चार्जेस आप पे करिए। तो नेक्स्ट चार्जेस 18th 19th charge will be parallel operating charges। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की डिस्कॉम है, दक्षिणांचल नहीं, इसका नाम है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक चैलेंज है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये बोल रही है कि भाई आई एम प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इफ देयर इज अ इमरजेंसी आई एम स्टैंडिंग फॉर यू। भाई एयरपोर्ट बंद तो नहीं कर सकता अपना ऑपरेशन, इट हैज टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आई एम स्टैंडिंग फॉर यू ऑल द टाइम। ऑलराइट, उसके बाद भाई मेरे को सिस्टम तो स्ट्रेंथन करने, सो पावर पीटीसी यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन वहां पे सब स्टेशन लगा रही है, स्ट्रेंथन कर रहा है सिस्टम को। सब स्टेशन 60 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए कि भाई आप एक काम करो, 2 सब स्टेशन लगा दो जेवर के पास, क्योंकि आपको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाना है, तो आपने स्ट्रेंथन करिए अपने सिस्टम में, ठीक है। आपने इंस्टेंट पावर इमरजेंसी में प्रोवाइड कर दी, जो भी अगर आउटेज होगा जनरेटर में या ट्रांसमिशन में तो दे विल स्टैंड फॉर यू द एयरपोर्ट। पे मी समथिंग फॉर दिस फैसिलिटी। इसको बोलते हैं स्टैंड बाय चार्जेस, बिकॉज समबडी स्टैंडिंग बाय यू in case of emergency and somebody is investing in the infrastructure to provide you power, somebody is provider of last resort, POLR बोलते हैं उसको, कि भाई कहीं से नहीं पावर होगी तो हम पावर दे देंगे। इसके लिए जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं स्टैंड बाय चार्जेस। तो नेक्स्ट चार्ज होगा स्टैंड बाय चार्जेस फॉर मीटिंग इमरजेंसीज। ऑलराइट, अब 20th में आपने स्टैंड बाय चार्जेस ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सो गवर्नमेंट ने अंडर द टैरिफ पॉलिसी दे हैव प्रोवाइडेड, टैरिफ पॉलिसी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी प्रोवाइडेड है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन।
सो अगर रिन्यूएबल परचेज सर्टेन क्वांटिटी, वेदर इट इज कैप्टिव यूजर और कोई भी यूजर हो, कंज्यूमर हो, उसको उतना पावर, अगर डिस्कॉम भी है या कैप्टिव कंज्यूमर यूजर है या ओपन एक्सेस से कोई पावर ले रहा है, इस केस में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज टेकिंग पावर फ्रॉम ओपन एक्सेस और डिस्कॉम से भी पावर ले रही है, अगर कोई भी ओपन एक्सेस से पावर ले रहा है तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन हैज टू बी फुलफिल्ड। सो दो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, एक तो सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सोलर, दूसरा है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन नॉन सोलर। These have to be complied. In case for any reasons, भाई यहां पे तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज टेकिंग पावर फ्रॉम हाइड्रो एंड सोलर, तो ज्यादा इश्यूज नहीं है। पर अगर लेट अस अज्यूम अगर थर्मल पावर प्लांट से ले रही होती, देन रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन हैज टू बी फुलफिल्ड, सोलर एंड नॉन सोलर। And if you are not fulfilling, then renewable energy certificates, equivalent amount of renewable energy certificates have to be purchased. So there is a cost to it. So you have to add that cost. So 21 is renewable RPO solar, 22 is RPO non-solar. Hydro is also one of them. All right. अब ये सारी चीजों को सेट करने के लिए जिन जिन इंस्टीट्यूशन से आप डील कर रहे हैं उनको वन टाइम एप्लीकेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी। सो 23rd चार्ज इज दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड वन टाइम एप्लीकेशन फीस। ऑल राइट। अब एक ग्रिड में एक चैलेंज था, इस चैलेंज की वजह से नाउ वी हैव 3 पार्ट टैरिफ। सो सिंगल पार्ट टैरिफ से हम स्टार्ट करा हमने, ये सिंगल पार्ट टैरिफ वाज अ सिंपल टैरिफ, फिर उसके बाद हमने 2 पार्ट टैरिफ पे आ गए हम लोग 1992 के बाद। 2 पार्ट टैरिफ ये कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिए जाए। 2002 में वी केम टू 3 पार्ट टैरिफ, और 3rd पार्ट टैरिफ का क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑलराइट। सो इन द ग्रिड इट वाज ऑब्जर्व्ड, जिसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड पावर ट्रांजैक्शन। सो आपने लोड डिस्पैच सेंटर को बोला है कि आप इतनी पावर ग्रिड से विड्रॉ करोगे, लेकिन आपने प्लस विड्रॉ कर ली। रिवर्स, जनरेटिंग कंपनी हैज सेड दैट इट विल इंजेक्ट सो मच ऑफ पावर टू द ग्रिड, बट आपने कम पावर इंजेक्ट करी। सो अगर आपने वॉट एवर यू हैव टोल्ड द लोड डिस्पैच सेंटर उससे कम या ज्यादा आपने इंजेक्ट करा या विड्रॉ करा, दिस इज कॉल्ड अनशेड्यूल्ड पावर ट्रांजैक्शन। और अनशेड्यूल्ड पावर ट्रांजैक्शंस के कारण फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है। इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंजेस, देन देयर इज अ इशू ऑफ ग्रिड सिक्योरिटी। ग्रिड को स्टेबल करने के लिए, फॉर नेटवर्क स्टेबिलिटी, फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द ग्रिड, फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म वाज अराइव्ड एट। और फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म सबसे पहले हम उसको बोलते थे अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। सो 2002 में उसको बोलते थे अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। 2009 में इसका नाम चेंज हो गया, उसको बोलते थे अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज। एंड 2014 में उसका नाम फिर से चेंज हो गया, उसको बोलते हैं डिविएशन सेटलमेंट। सो 3 चीजें हो गई। ये सारे अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है। 2002 में अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ, 2009 में अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज एंड 2014 में डिविएशन सेटलमेंट। बिल्कुल ब्रीफली हम समझ लेते हैं कि ये जो 3rd पार्ट है टैरिफ का, एक फिक्स्ड कॉस्ट है टैरिफ का पार्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एंड 3rd पार्ट है डिविएशन सेटलमेंट, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। ये प्रोवाइड ये करता है कि अगर आपने अंडर बाय द बायर, हुएवर इज द बायर, सो अगर जो जेवर एयरपोर्ट है वो बायर है, उसने जो बताया उससे कम ड्रॉल करा, या ओवर इंजेक्शन बाय सेलर, तो जनरेटिंग कंपनी उत्तराखंड में उसने ओवर इंजेक्ट कर दिया, इन दैट केस डिविएशन चार्जेस आर रिसीवेबल, उनको पैसे मिलेंगे। उसका रिवर्स देख लेते हैं। अगर ओवर ड्रॉल बाय बायर हो गया एंड अंडर इंजेक्शन बाय सेलर हो गया, then deviation charges are payable. Up there is a regulation which is called CERC DSM regulation 2014.
सो डीएसएम रेगुलेशन से आप 3 पार्ट में थर्ड पार्ट ऑफ टैरिफ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बियॉन्ड सर्टेन रेंज, अगर फ्रीक्वेंसी में अगर कोई ऐसी रेंज है, लेट अस अज्यूम ग्रिड फ्रीक्वेंसी बिलो 49.7 इज नॉट अलाउड, ग्रिड फ्रीक्वेंसी अबव 50.10 हर्ट्ज इज नॉट अलाउड। अगर कोई यहां पे रीच करता है और वहां पे गलती करता है, इन दैट केस एडिशनल चार्ज फॉर डिविएशन हैज टू बी पेड। सो डिविएशन चार्जेस के बियॉन्ड भी आपको थर्ड पावर प्राइस पे करनी पड़ सकती है, जिसको बोलते हैं एडिशनल चार्ज फॉर डिविएशन। तो 25th कॉन्सेप्ट इज एडिशनल चार्ज फॉर डिविएशन। ऑलराइट, सर्टेन स्टेट्स वांट टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो उन्होंने एक सेस इंक्लूड करा जिसको बोलते हैं एनर्जी डेवलपमेंट सेस। एनर्जी डेवलपमेंट सेस इज बियॉन्ड द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर एनर्जी डेवलपमेंट सेस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981 प्रोवाइड्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप पे कर रहे हो उसमें एक थोड़ा सा सेस लगा के भी आप दो, सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर कैन हैपन। ऑलराइट, फॉर सेफ्टी पर्पसेस there are rules which provide for fees for inspection. So every year your power plant or power system has to be inspected and fees for inspection has to be paid. There was another challenge for the government. Government का challenge ये था, because of renewable energy and solar is available in the daytime, so there is overproduction of energy. But in the night time फिर वो requirement शाम को है पावर की ज्यादा, लेकिन शाम को पावर अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने इस साल पिछले महीने एक और टैरिफ इंक्लूड करा जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डे टैरिफ। सो टाइम ऑफ डे टैरिफ वाज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। टाइम ऑफ डे टैरिफ को हम ये बोलते हैं डिफरेंशियल टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। सो इन्होंने ये प्रोवाइड करा इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में कि जो सोलर आवर्स होते हैं 8 घंटे, इन सोलर आवर्स में 20% डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी आपको। सो इफ यू यूज योर लोड और इफ द फैक्ट्री रन्स इन द सोलर आवर्स मोर और द एग्रीकल्चर पंप्स अगर सोलर आवर्स में आप रन कर सकते हो, रात की नहीं आप दिन में करते हो, तो 20% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। सिमिलरली नॉन सोलर आवर्स में और पीक आवर्स में अगर इंडस्ट्री और कमर्शियल कंज्यूमर्स और कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो उसको 20% एडिशनल देनी पड़ेगी, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यह भी प्रोवाइड करा गया कि पीक आवर्स कैन नॉट बी मोर देन 8 आवर्स। इफेक्टिवली 8 आवर्स के 3 स्लॉट्स बना देंगे डे में, और वो जो 3 स्लॉट बनाने का काम है वो करेगी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। रूल्स बना दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें यह भी प्रोवाइडेड है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, मतलब 3 महीने बाद, 20% हायर चार्जेस विल बी चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो पीक कंजम्पशन या सर्ज प्रीमियम प्राइसिंग, जो जब नॉन सोलर आवर्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो। This will also be applicable for domestic and agricultural consumer from 1 April 2025. पर domestic and agricultural consumers के लिए 10% cost of electricity will be increased. So off-peak hours में या non-solar hours में from 1 April 2025, domestic consumers have to pay 10% more than what is the electricity tariff. From 1 April 2024, after 3 months, the industrial consumers have to pay 20% plus electricity tariff. This is called time of day tariff. So time of day tariff has been implemented in India. Rules are in place. Regulations have to be made by the state government and it will be applicable from 1st April onwards. All right. 29th component is annual license fees. So आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड है, so annual license fees has to be paid for transmission, distribution, ट्रेडिंग कंपनीज। किस तरह का आपने लाइसेंस लिया है तो यू हैव टू ऐड एनुअल लाइसेंसिंग फीस। 30th एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ द टैरिफ इज मल्टी ईयर टैरिफ। इशू ये आ रहा था कि
जहां पे टैरिफ अडॉप्शन है या टैरिफ का नेगोशिएशन बाय टैरिफ है, तो वहां तो 25 साल का आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया। सो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट जब आप बैंक को देते हो तो योर प्रोजेक्ट बिकम्स बैंकेबल। जब आपका प्रोजेक्ट बैंकेबल बन जाता है तो यू हैव फंड्स फ्रॉम द बैंक्स। हाउएवर, इन केसेस वेयर देयर इज टैरिफ डिटर्मिनेशन, मतलब रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन कर रही टैरिफ, वहां पे 1 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी वो तो बैंक को पता नहीं है। सो द प्रोजेक्ट्स आर नॉट बैंकेबल या मोर रिस्की। सो एक कॉन्सेप्ट निकाला गया विच इज कॉल्ड मल्टी ईयर टैरिफ, वेयर इन 5 साल का टैरिफ एक साथ रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन कर सकती है। और एक साथ करने के लिए वो क्या करेगी, कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड नॉन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को डिवाइड कर देगी कि दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जैसे ऑपरेशनल पैरामीटर्स, अवेलेबिलिटी, स्टेशन हीट रेट, फाइनेंसिंग पैटर्न, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एम्प्लॉइज, रिपेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, ये सब कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। नॉन कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है चेंज इन लॉ, जजमेंट ऑफ द कोर्ट, वेरिएशन इन फ्यूल कॉस्ट, coal, oil and all fuel prices, variation in power purchase expenses, force majeure, war, flood, natural calamities, etc., economic unforeseen changes, inflation rate, taxes, इनको सबको पास थ्रू कर दिया, एक सिस्टम बना दिया 5 साल का। इसको बोलते हैं मल्टी ईयर टैरिफ। These are the 30 things. If you check, you will be on the right side of the law. You will be able to calculate landed cost of electricity, कैसे भी सोर्स से आ रही है, वो चाहे ओपन एक्सेस से आ रही है या बिहाइंड द मीटर आ रही है, कैप्टिव पावर से आ रही है या फिर डिस्कॉम से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सबसे नंबर 1 इज एनर्जी चार्जेस, जो पीपीए में आप देखते हो। सेकेंड इज फ्यूल सरचार्ज विच इज ऑल्सो कॉल्ड पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस। थर्ड इज शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्ज विच इज पेड टू द लोड डिस्पैच सेंटर। फोर्थ इज ट्रांसमिशन चार्जेस विच इज पेड टू द ट्रांसमिशन लाइसेंसीज। Fifth is transmission losses, which is also paid to the transmission licensee. Sixth is cost of collecting transmission charges, which is paid to central transmission utilities. Seventh is wheeling charges, which is paid to the DISCOM or distribution transmission charges भी बोलते हैं इसको. Eighth is wheeling losses. Ninth is GST. If it is applied by the government, you have to pay GST also. 10th is electricity duty, which is paid to the state government. 11th is water taxes. अगर water tax अवेलेबल है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे. 12th is state carbon tax. If the state government has enacted a carbon tax law, that has to pay. 12th is central carbon tax, जो कोल सेस है, और फिर अपना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट है. ऑल राइट. 14th है ट्रेडिंग मार्जिन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर को पे करना है. 15th है एक्सचेंज चार्जेस विच हैज टू बी पेड टू द पावर एक्सचेंजेस. 3 पावर एक्सचेंजेस हैं. 16th है बैंकिंग चार्जेस. जनरली द बैंकिंग चार्जेस हैव टू बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. 17th है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज विच हैज टू बी पेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. Additional 18th is additional surcharge which is also to be paid to the distribution company. Parallel operating charges which is called grid support charges also, जो state electricity regulatory commission determine करेगी, which has to be paid to be DISCOM also. 20th is standby charges, emergency, which also has to be paid to the DISCOM. 20th is renewable purchase obligation solar. 21st, sorry. 22nd is renewable purchase obligation non-solar. 23 is the one-time application fees and security deposit for all these things. 24th is deviation charges. 25th is additional charge for deviation, जिसको हम बोलते हैं availability based tariff. Availability based tariff के 2 components हैं, deviation charges and additional charges for deviation. All right, and this makes it 3-part tariff also. 26th is energy development cess, which is generally applicable on the electricity duty itself. अलग-अलग states में अलग-अलग बना सकते हैं. 27th is fees for inspection. So every year there, in time-bound manner, there has to be inspection of the power system. 28th is time of day tariff, which will be applicable from 1st April 2024 for industrial and commercial consumers, and 1st April 2025 for the domestic and agricultural consumer. 29th is annual license fees. And 30th is multi-year tariff, which is already provided under Section 61F of the Electricity Act,
and all the state electricity regulatory commissions have come up with the regulations. अगर ये 30 tariffs या 30 charges आपने add कर लिए, you will come to a good figure and you can advise your companies well. So with this I conclude